नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग पेडागोजी पढ़ेंगे, संपूर्ण अपनी आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले भाषा को समझते हैं कि भाषा क्या होती है। तो दोस्तों, लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडिया, थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा अपने मन के विचारों एवं भावों को प्रकट करने का एक माध्यम है, तो वही इसमें लिखा हुआ है। अगला दोस्तों आता है देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन अ वर्ल्ड। इस संसार में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, और भाषा और लिपि में कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होता है, उसी को कहा जाता है देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। यानी कि दोस्तों, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं तो उसमें हम लोग हिंदी को इंग्लिश में लिख देते हैं। जैसे कि हम लोग को लिखना होता है कि कहाँ हो, तो हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं KAHA हो। दोस्तों, इसी को कहा जाता है कि कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। अगला पॉइंट भी दोस्तों यही है कि एनी लैंग्वेज कैन बी रिटन इन एनी स्क्रिप्ट। चलिए दोस्तों, भाषा के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। तो दोस्तों, सिम्बॉलिक यानी कि भाषा में हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग को ये लिखना होता है तो हम लोग ए का एक सिंबल होता है, जैसे कि ए का सिंबल ये है, बी का सिंबल ये है। इसी प्रकार सिंबल से हम लोग की भाषा बनी हुई है, इसीलिए भाषा को हम लोग सिम्बॉलिक कहते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, भाषा के माध्यम से ही हम लोग अपनी बातचीत कर पाते हैं, अपने मन के भाव प्रकट कर पाते हैं और दूसरे की समझ पाते हैं। इस प्रकार से संप्रेषण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि दोस्तों अगर हम लोग को किसी को इंस्ट्रक्शन देने हैं, कोई चीज़ बतानी है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होती है कि कौन सी रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो वो इंस्ट्रक्शन होता है। तो उसी को कहा गया है कि भाषा इंस्ट्रक्शन का भी माध्यम है। लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। दोस्तों, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि मनमानी। यानी कि दोस्तों, भाषा जो होती है हम लोग की मनमानी होती है। इसमें हम लोग कोई भी नए शब्द अपने हिसाब से जोड़ लेते हैं, अपने हिसाब से शब्दों को मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि किसी क्षेत्र विशेष की भाषा जो है वह दूसरी भाषा से थोड़ी अलग होती है, उसी को कहा जाता है लैंग्वेजेस आर्बिट्रेरी। लैंग्वेजेस कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, यानी कि भाषा एक जटिल प्रकार की होती है, उसी को कहा जाता है लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स। अगला दोस्तों, हम लोग के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। दोनों को हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन को समझते हैं। दोस्तों, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है कि भाषा अर्जन। When language is learnt naturally and without any systematic practice, it is called acquisition। दोस्तों, जब हम लोग स्वतः ही वातावरण में कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने घर परिवार में सुन सुन के ही भाषा को सीख जाते हैं, उसका अर्जन कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है कि भाषा अर्जन हो गया है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ हैविंग ए नेटिव और ए सेकेंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दोस्तों, जो भाषा अर्जन होती है इसकी क्षमता हम लोग के मस्तिष्क में ही होती है, जो कि 0 से 5 वर्ष तक सबसे अधिक होती है। उसी के माध्यम से हम लोग भाषा अर्जन कर पाते हैं। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन। दोस्तों, जब हम लोग बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसी में बच्चे भाषा सीख जाते हैं, उसी को कहा जाता है एक्विजिशन। मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है, उसके आसपास इंग्लिश भाषा बोली जा रही है, तो वह इंग्लिश भाषा सीख जाएगा, इंग्लिश भाषा का अर्जन कर लेगा, तो उसी को हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। और मान लीजिए इंडिया में हुआ है तो हिंदी बोलना सीख जाएगा, या फिर नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में है तो
दूसरी कोई भाषा सीख जाएगा, अपनी क्षेत्रीय भाषा, अपनी मातृभाषा सीख जाएगा। मदर टंग एंड एक्वायर्ड लैंग्वेज। तो दोस्तों मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है, वह बच्चे की पहली भाषा होती है और मातृभाषा का सदैव अर्जन ही होता है। कभी मातृभाषा हम लोग को सीखनी नहीं पड़ती है, उसका अधिगम नहीं करना पड़ता है। तो अगला दोस्तों हम लोग का जो दूसरा टर्म है वो है लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि दोस्तों भाषा अधिगम। व्हेन ए लैंग्वेज इज़ लर्नड इन अ सिस्टमेटिक वे इट इज़ नोन एज लर्निंग। तो दोस्तों भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया थी वह स्वतः ही हो रही थी, लेकिन जो भाषा अधिगम की प्रक्रिया है इसमें हम लोग को एफर्ट करना पड़ता है और हम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लर्निंग ए लैंग्वेज इज़ ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो दोस्तों भाषा का जो हम लोग का लर्निंग का प्रोसेस होता है वो इंक्लूसिव होता है। लर्निंग इज़ ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फेमिलियर इन्वायरमेंट। तो दोस्तों जैसा कि भाषा अर्जन स्वतः ही हो रहा था, अपने आप ही हो रहा था, अनकॉन्शियसली हो रहा था, लेकिन भाषा अधिगम जो है हम लोग को कॉन्शियसली करना पड़ता है, यानी कि हम लोग रूल्स याद करेंगे और शब्दों के अर्थ याद करेंगे। ये सब जो दोस्तों जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो याद करेंगे। उस प्रकार से हम लोग भाषा को सीखते हैं, तो उसको हम लोग लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। और अगर दोस्तों लैंग्वेज लर्निंग करते समय हमारे वातावरण में मान लीजिए हम लोग उसी भाषा में बातचीत करने लग गए, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में होता है लैंग्वेज टीचिंग के, तो हम लोगों की लैंग्वेज लर्निंग जो है वह फास्ट हो जाती है। एज पर स्किनर लैंग्वेज इज़ लर्नड बाय इमिटेशन प्लस रेनफोर्समेंट। तो दोस्तों स्किनर के अनुसार भाषा का जो अधिगम होता है वह इमिटेशन और पुनर्बलन से होता है। यानी कि अगर हम लोग बच्चे को रिवार्ड देंगे या फिर बच्चे को पनिशमेंट देंगे, बाहर से रेनफोर्स करेंगे, उसका पुनर्बलन करेंगे, तो भाषा अधिगम उसके लिए आसान हो जाएगा। और उसको इमिटेशन और रेनफोर्समेंट अगर साथ में मिले तो बच्चा आसानी से भाषा सीख जाता है। ग्रामर शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं अंग्रेजी भाषा में, उनको हम लोग अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ाना चाहिए। जो एक्सेप्शंस हैं भाषा के ग्रामर के रूल्स में, उनको भी बताना चाहिए। तो दोस्तों भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। दोस्तों भाषा को लेके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है वो क्या कहता है, चलिए समझते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज़ ए सेकेंड लैंग्वेज। तो दोस्तों एनसीएफ के हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको हमारी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में बताया गया है। इन अ मल्टी लिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया इंग्लिश इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो दोस्तों जैसे कि हमारे भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, 200 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और हर क्षेत्र की अपनी एक बोली होती है। ऐसे में इंग्लिश जो है दोस्तों वह एक लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, जिसका यूज़ हम पूरे ऑल ओवर द ग्लोब कर सकते हैं अब कम्युनिकेशन के लिए। इसीलिए दोस्तों इंग्लिश जो है वह ग्लोबल लैंग्वेज है। मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ रिसोर्स। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है कि जो बहुभाषिकता है, मान लीजिए एक ही क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो इसको हम लोग एक रिसोर्स के रूप में यूज़ करेंगे, ना कि एक बाधा के रूप में। रिसोर्स के रूप में हम लोग ऐसे करेंगे कि मान लीजिए एक ही कक्षा में 5 अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो हम पांचों भाषाएं पांचों बच्चों को सिखा सकते हैं थोड़ी थोड़ी संप्रेषण के माध्यम से। इसी को दोस्तों एनसीएफ ने मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ रिसोर्स के रूप में यूज़ करने की बात कही है। दोस्तों एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के हिसाब से दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। एज़ पर ओला ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इंग्लिश एंड एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों इसमें केवल आर्टिकल 343(2) आप लोग याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 343(2) के अनुसार हम लोग की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह इंग्लिश भी है। और पहले जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है
वह आती है हिंदी, जो कि है आर्टिकल 343(1) के अनुसार। दोस्तों इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नोम चॉम्स्की, तो दोस्तों भाषा में सबसे मुख्य जो है वो हम लोग के आते हैं नोम चॉम्स्की। दोस्तों नोम चॉम्स्की द आइडिया दैट चिल्ड्रंस आर बोर्न विथ एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। दोस्तों नोम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन करने के लिए एक क्षमता होती है, एक डिवाइस होता है। दोस्तों नोम चॉम्स्की ने कहा था कि जैसे मानव मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग, तो हम लोगों के लेफ्ट वाले भाग में एक डिवाइस होता है एलईडी, जिसको इन्होंने कहा है एलईडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि बच्चा जब जन्म लेता है तो 0 से 5 साल तक उसके अंदर एक एलईडी जो डिवाइस है उसके लेफ्ट भाग में दिमाग के वह एक्टिव रहता है, जिसकी मदद से बच्चा भाषा का अर्जन कर लेता है। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में जो हम लोगों की साउंड है उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों हिंदी में जैसे हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, उसी प्रकार हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में उसको फोनीम कहते हैं। टोटल साउंड दोस्तों हम लोगों की इसमें होती हैं 44 होती हैं। जो हम लोगों की टोटल ध्वनियाँ हैं वो 44 होती हैं, जिसमें 20 ध्वनियाँ हम लोगों की वोवेल की होती हैं और 24 ध्वनियाँ होती हैं कॉन्सोनेंट की। दोस्तों हम लोग के जो वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। और दोस्तों लेकिन इनसे जो साउंड निकलती हैं वो हम लोग की 20 होती हैं। अगर वोवेल पूछे तो आपको 5 बताना है, और वोवेल की साउंड पूछे तो आपको 20 बताना है। दोस्तों नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट साउंड इज़ 24। दोस्तों कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती है वह 24 होती हैं। नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट इज़, यहाँ पे दोस्तों गलत लिख गया है, नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट जो है वह 21 होता है। दोस्तों ये क्लासिफिकेशन है पार्ट ऑफ स्पीच का। जैसा कि हम लोग जानते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि होती है, और दोस्तों इंग्लिश भाषा में 44 ध्वनियाँ होती हैं। उसके बाद जो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, यानी कि उसको लेटर कहा जाता है इंग्लिश में, ये 26 होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो वर्णों के संयोग से जो हम लोग का बनता है उसको हम लोग शब्द कहते हैं हिंदी में, जिसको इंग्लिश में वर्ड्स कहा जाता है। और वर्ड्स हम लोग के जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्ड से मिलकर हमारा क्लॉज बनता है। क्लॉज दोस्तों हम लोग के दो होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। और उसके बाद दोस्तों क्लॉज से मिलके हम लोग का बनता है सेंटेंस, जिसके 1 2 3 4 5 प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों साउंड 44 होती हैं, 44 होती हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं 24, और जो वोवेल की साउंड होती हैं वो होती हैं 20। और दोस्तों इन 20 को भी, जो 20 वोवेल साउंड्स हैं, इनको भी दो भाग में बांटा गया है। पहली होती हैं डिप्थोंग्स, दूसरी होती हैं मोनोथोंग्स। डिप्थोंग्स यानी कि डबल वावल की साउंड जिसमें आएगी उसको हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं, और डिप्थोंग्स की संख्या होती है 8। और मोनोथोंग्स यानी कि जिसमें सिंगल वावल साउंड आएगी उसको हम लोग मोनोथोंग्स कहते हैं, और मोनोथोंग्स की संख्या होती है 12। दोस्तों वॉवेल्स 5 होते हैं, जिसमें कि डब्लू और वाई जो हैं इनको सेमी वॉवेल कहा जाता है। डब्लू और वाई को आप लोग याद रखिएगा कि इनको सेमी वॉवेल कहा जाता है, क्योंकि इनकी साउंड भी वॉवेल जैसी आती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज साउंड मैंने आपको बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिटन लैंग्वेज लेटर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट जो होती है वो एक ही होती है, और अगर कहीं अल्फ़ाबेट्स लिखा आ रहा है तो वह पूर्णतः गलत है।
पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों हम लोगों के शब्द जो हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरोगेटिव। सेंटेंस दोस्तों जो हम लोग के होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, असर्टिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। उसके बाद दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है हम लोग की इंग्लिश सीडीपी में, उसको हम लोग देख लेते हैं। डिप्थोंग्स दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिप्थोंग्स जो वॉवेल होते हैं जिसमें डबल वॉवेल साउंड आती है उसको हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं। आर्टिकुलरीज, एनी ऑर्गन, वोकल ऑर्गन दैट टेक्स पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। दोस्तों हम लोग के शरीर में कोई भी जो अंग है वह ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ध्वनि जो हम लोग स्पीच वाक जो हम लोग को उसमें बोलने में हम लोग को सहायता कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकुलेटर्स। जैसे कि दोस्तों हम लोग का वॉइस बॉक्स होता है जिससे वाइब्रेशन के माध्यम से ध्वनि निकलती है, तो वो एक आर्टिकुलेटर है। उसके बाद दोस्तों आता है सिंटेक्स, स्टडी ऑफ रूल्स स्ट्रक्चर। दोस्तों जो इंग्लिश ग्रामर में रूल्स होते हैं, इंग्लिश भाषा के रूल्स होते हैं, उनकी स्टडी करना, उनका अध्ययन करना ही उसको हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। सीमेंटिक्स, स्टडी ऑफ मीनिंग, सेंस। तो दोस्तों सीमेंटिक का मतलब होता है कि जब हम लोग भाषा में क्या लिखा है, सेंटेंस में क्या लिखा है, उसका अर्थ निकालेंगे, तो उसके अर्थ को निकालने का जो अध्ययन होता है उसी को हम लोग सीमेंटिक्स कहते हैं। फोनीम यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो दोस्तों जो हम लोग की फोनीम है वो साउंड की भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और मॉर्फीन दोस्तों यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रख सकते हैं कि जो फोनीम है वो हम लोगों का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार की ध्वनि होती है। और जो मॉर्फीन है दोस्तों, स्मॉलेस्ट ऑफ यूनिट, मतलब इसको आप लोग मान लीजिए वर्ण मान लीजिए हिंदी का। आगे दोस्तों हम लोग का आता है होमोग्राफ। होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट शेयर्स द सेम रिटन फॉर्म एज अनदर वर्ड बट हैज़ डिफरेंट मीनिंग। यानी कि दोस्तों होमोग्राफ वह शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनके शब्द जो हैं वह मीनिंग जो है उनकी वह अलग होती है। जैसे कि दोस्तों एक पार्क का मतलब होता है वह एरिया जहाँ हम लोग खेलते हैं, और दूसरे पार्क का मतलब होता है गाड़ी खड़ी करना, यानी कि पार्क कर देना गाड़ी। दोस्तों होमोग्राफ, होमोफोन और होमोनिम में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। दोस्तों इसके लिए हम लोग चलिए इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं होमोफोन और होमोग्राफ तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जो होमोनिम है वह इन दोनों के बीच का है। होमोग्राफ में दोस्तों आप लोग, होमोफोन में आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे सेम साउंड डिफरेंट स्पेलिंग। इसका मतलब दोस्तों सेम जो है साउंड जो होगी वो सेम होगी, लेकिन स्पेलिंग जो है वह अलग होगी। यानी कि डू यू वांट मी टू कम टू। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो टू यूज किए गए हैं और दोनों की स्पेलिंग, दोनों की साउंड तो सेम है लेकिन दोस्तों इनकी स्पेलिंग चेंज है, तो इसको हम लोग होमोफोन कहेंगे। दूसरा दोस्तों हम लोग का होमोनिम है, इसमें सेम साउंड सेम स्पेलिंग, यानी कि इसमें साउंड भी सेम होगी और स्पेलिंग भी सेम होगी। इसमें साउंड तो सेम थी लेकिन स्पेलिंग अलग थी। आई विल बुक अ टेबल इन अ बुक कैफ़े। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बुक है, एक है बुक 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 करने वाला यानी कि रिजर्वेशन वाला, और दूसरा जो बुक है वह है किताब वाला। तो यहाँ पे दोस्तों साउंड तो सेम है, स्पेलिंग भी सेम है यहाँ पे, तो इसको हम लोग होमोनिम कहेंगे। तीसरा दोस्तों हम लोग का जो आता है होमोग्राफ, इसमें दोस्तों होमोनिम और होमोफोन में दोस्तों साउंड सेम थी लेकिन इसमें साउंड बदल जाएगी और सेम स्पेलिंग यानी कि स्पेलिंग सेम रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं होमोनिम जो है वह साउंड वाली जो है वह साउंड वाला जो फीचर है उसको कंपेयर करता है होमोफोन से, यानी कि होमोफोन और होमोनिम में साउंड का फीचर सेम है और होमोग्राफ और होमोनिम में
स्पेलिंग वाला फीचर सेम है। दोस्तों होमोग्राफ में डिफरेंट साउंड सेम स्पेलिंग, यानी कि दोस्तों साउंड अलग होगी लेकिन स्पेलिंग से सेम होगी। आई सॉ हिम कटिंग वुड विथ ए सॉ, यानी कि मैंने देखा उसे आरी से लकड़ी काटते हुए। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे होमोफोन, होमोनिम और होमोग्राफ में अंतर। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो एक और टर्म आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग दोस्तों एक प्रकार से होता है व्याख्या करना, यानी कि जैसे कोई आप लोगों ने कहानी पढ़ी उसको आप लोग अपने शब्दों में कहेंगे, तो उसी को हम लोग पैराफ्रेजिंग कहते हैं। पैराफ्रेजिंग मीन्स फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि दोस्तों दूसरे की कही बात को, यानी कि दूसरे की लिखी हुई बात को अपने शब्दों में हम लोग जब कहेंगे तो उसे हम लोग पैराफ्रेजिंग यानी कि व्याख्या करना कहते हैं। मल्टीलैंग्वेलिज्म, तो दोस्तों बहुभाषिकता, जैसे कि मैंने बताया कि मैनी लैंग्वेजेस यानी कि कई भाषाएं बोली जाएंगी, और दोस्तों कई भाषा बोली जाएंगी तो डाइवर्सिटी अपने आप आ जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों एनसीएफ कहता है कि मल्टीलैंग्वेलिज्म को हम लोग एज आ रिसोर्स यूज़ करना चाहिए, ना कि एज आ बाधा। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो दोस्तों जो ये बिक्स है और ये कैल्प है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे अभी जो सीटेट हुआ था उसमें लेवल 2 में, और वहाँ पे दोस्तों फुल फॉर्म भी नहीं दिया जाता है, तो फुल फॉर्म भी आप लोग देख लीजिए जिससे आप लोग को मीनिंग क्लियर हो सके। तो दोस्तों बिक्स का मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। बेसिक यानी कि दोस्तों साधारण, इंटरपर्सनल यानी कि दूसरे से, कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, स्किल्स यानी कि कौशल। refers to linguistic skills needed in everyday social face-to-face interaction, basic skills for communication, यानी कि दोस्तों समाज में कम्युनिकेशन करने के लिए जो हम लोगों को साधारण स्किल्स चाहिए होती हैं, बेसिक स्किल्स, जैसे कि किसी से रास्ता पूछना हुआ तो पूछ लिया, दुकान में कुछ सामान लेना है तो ले लिया, जो बेसिक स्किल्स हैं एकदम बेसिक, तो उसी को हम लोग बिक्स कहते हैं। तो आप लोग बिक्स से बेसिक याद रख सकते हैं इसमें। दूसरा जो दोस्तों जो हम लोग का आता है होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि दोस्तों रिफर्स टू लिंग्विस्टिक स्किल अंडरस्टैंड डिस्कस द कंटेंट। जैसा कि दोस्तों नाम में दिया गया है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि दोस्तों जैसे आप लोग किसी खास प्रोफेशन में हैं, जैसे कि आप लोग टीचिंग की लाइन में है, डिसेबिलिटी की लाइन में है, तो डिसेबिलिटी में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे कि डिसीज़ का नाम है पार्किंसंस डिसीज़, तो उसको नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएगा, उसको जो उस फील्ड में है वही समझ पाएगा। तो उसी में दोस्तों आपकी जो पकड़ है, जो प्रोफिशिएंसी है, उसी को कैल्प कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का जो भाषा का मूल्यांकन करते हैं उसके लिए दोस्तों टेस्ट होते हैं कई प्रकार के, तो चलिए दोस्तों टेस्ट पे बात कर लेते हैं कि करके। सबसे पहले दोस्तों हम लोग का जो टेस्ट आता है वो होता है अचीवमेंट टेस्ट। थ्रू एन अचीवमेंट टेस्ट वी मेजर स्किल्स एंड नॉलेज लर्न इन द ग्रेड अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव। अचीवमेंट टेस्ट दोस्तों वो होता है कि हम लोग पहले से कुछ ऑब्जेक्टिव अपने सेट कर लेते हैं, उसके बाद टेस्ट के माध्यम से हम लोग पता लगा पाते हैं कि उसमें कि मतलब कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है। एप्टीट्यूड टेस्ट, अ टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स स्किल टू सक्सीड इन अ गिवन फील्ड। एप्टीट्यूड दोस्तों यानी कि हम लोग मेजर करते हैं कि बच्चे का जो कौशल है वह उस फील्ड में, उसके क्षेत्र में कितना आगे जा सकता है, तो उसको हम लोग एप्टीट्यूड का टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, दोस्तों डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि जैसे आप लोग बीमार पड़ते हैं तो आप लोग लक्षण बताते हैं डॉक्टर को कि क्या आपको समस्या आ रही है, उस हिसाब से वो उसका डायग्नोस करता है कि आपको क्या दिक्कत है, उसी को हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग की आती है रेमेडियल टीचिंग। दोस्तों रेमेडियल टीचिंग जैसा कि आपको मालूम है कि रेमेडियल टीचिंग में सबसे पहले हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं,
उससे हम लोग पता लगाते हैं कि बच्चे को समस्या क्या है, कहाँ पे उसको सीखने में दिक्कत हो रही है, और उसके बाद हम लोग उस हिसाब से अपनी पेडागोजी चेंज करते हैं और मटेरियल चेंज करते हैं, ताकि जो उसको समस्या आ रही थी वह दूर हो सके। रीटीचिंग और रिमूविंग द गैप्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि दोस्तों उसको हम या तो ज़रूरत पड़ने पे दोबारा भी पढ़ा सकते हैं, या तो जो उसके लर्निंग में गैप्स आ रहे थे उनको हम लोग दूर कर देंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से। तो दोस्तों अगला हम लोग का आता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला, यानी कि त्रिभाषा सूत्र। थ्री लैंग्वेज फार्मूला वाज फर्स्ट डिस्कस्ड इन द कोठारी कमीशन 1964-66, यानी कि दोस्तों जो त्रिभाषा सूत्र है उसकी सर्वप्रथम बात हुई थी हम लोग की कोठारी कमीशन में 1966 में जो आया था। दोस्तों इसने कहा था कि हर बच्चे को कम से कम 3 लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, और 3 लैंग्वेज कौन सी हैं उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। दोस्तों पहली भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज है, इट विल बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों प्रथम भाषा बच्चे को हमेशा उसकी मातृभाषा पढ़ाई जाएगी या फिर उसकी क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी, और दोस्तों उसकी मातृभाषा वही होगी जो उसके क्षेत्र में बोली जा रही होगी, इसीलिए इसको फर्स्ट लैंग्वेज को आप लोग मदर टंग से याद कर सकते हैं। सेकेंड भाषा दोस्तों, सेकेंड भाषा के लिए इसमें कहा गया है कि इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इट विल बी हिंदी और इंग्लिश। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जैसे जिन स्टेट्स में हिंदी बोली जा रही है वहाँ पे या तो इंग्लिश सिखाएंगे या तो कोई अन्य मॉडर्न लैंग्वेज सिखाएंगे, और जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे आप लोग हिंदी या फिर इंग्लिश सिखाएंगे। थर्ड लैंग्वेज में दोस्तों इसमें कहा गया है कि हिंदी और नॉन हिंदी दोनों स्टेट्स में या तो हम लोग इंग्लिश सिखाएंगे या तो कोई नई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सिखाएंगे। दोस्तों जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है उसमें जर्मन, स्पेनिश, ये सब भाषाएं आती हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की हम लोग की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।